विदेश में कैसे लाइफ वो बिता रहे हैं। तो 4 से 5 दिन में उन्होंने उनको तैयार किया साजिश के तहत। और नेपाल के लिए भला है, मैं इसको नेपाल के लिए खराब नहीं मानता मैं, क्योंकि नेपाल की जनता एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए था, उन्हें पहले ही कर लेना चाहिए। तो उन्होंने वो जुलूस निकाला। पर ये अपने ही संसद भवन को, अपनी ही इमारतों को जलाने वाले दूसरे लोग हैं। अब सोचिए, अब इसमें कहाँ किसका भला होता है? नहीं, इसमें ट्विस्ट है ना। बच्चों को रोड पर लाया गया, प्ले कार्ड यदि आप देखेंगे तो प्ले कार्ड में आप देखिए क्या है, कहीं पर भी एप्स की बात नहीं है। पर उस दौर में मॉब, उस टाइम में मॉब को कंट्रोल करना और क्या, तो मॉब तो बहुत शांत थी भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ। मॉब तो डिमांड कर रही थी, वहां फायरिंग की कोई जरूरत नहीं थी। आप देखिए कि किस तरह से हुआ। एक एम्बुलेंस जा रही है, लोगों ने रोका। नमस्कार, द फर्स्ट विटनेस का पॉडकास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं सुंदर सोलंकी। नेपाल में पिछले दिनों जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। इस तरह की तस्वीर भयावह है, त्रासदी है और पीड़ा है। नेपाल के लोगों के लिए और विश्व के लिए भी एक चिंता का सबब है। हालांकि सुशीला कार्की ने वहां अंतरिम हेड यानी एक प्रधानमंत्री के तौर पर वहां की कमान संभाली है, लेकिन सवाल ये कि उससे नेपाल का भविष्य क्या रहेगा और हमारे देश पर उसका असर क्या पड़ेगा। और दूसरी बड़ी चीज ये कि क्या जेन जेड जो ये आंदोलन शुरू हुआ, केवल वही लोग उनके पीछे थे, वो युवा पीढ़ी जो बेरोजगारी से त्रस्त थी, उसका गुस्सा था, सोशल मीडिया का बैन, बहुत सारी ऐसी बातें आ रही है। लेकिन बुनियादी चीज ये कि नेपाल में उस जो तस्वीर देखी उसकी असली वजह क्या थी और अब नेपाल की तस्वीर क्या रहेगी। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेपाल मामलों के जानकार महेश अग्रवाल जी। सर, स्वागत है आपका। सवाल यही पहला, धन्यवाद, आपने बुलाया जी। पहला सवाल ये है कि सुशीला कार्की किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से उनको कमान दी गई है, खासकर नेपाल के लिए, और फिर हमारे देश पे इसका क्या असर? ऐसा है, नेपाल परेशानियों से जूझ रहा था जब से वहां पे प्रजातांत्रिक व्यवस्था हुई। जी। इतनी सरकारें तो मैं नहीं समझता हूँ कि विश्व में बदली होंगी। हर 6 महीने पे प्रधानमंत्री बदल गए, हर साल कोई दूसरा प्रधानमंत्री। तो लोगों के मन में एक धारणा बनी कि ये 3 प्रधानमंत्रियों ने अपनी पाली बांट ली है और एक दूसरे का स्टेक होल्डर बन गए हैं और लूट के खा रहे हैं। तो जनता में एक मैसेज गया कि इन पॉलिटिकल लोगों ने हमें लूटा है और हमें लूट के और अपने गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, धन जमा कर रहे हैं। और इधर में 10 से 15 वर्षों में स्थिति ये बनी कि वहां की उद्योग व्यापार सब चौपट होते चले गए। क्योंकि अगर नेपाल को, अगर आप वहां की आर्थिक प्रगति को देखेंगे तो 1970 के दशक के बाद वहां की आर्थिक प्रगति, और वो आर्थिक प्रगति जो थी वो नेगेटिव ग्रोथ था। वह नेगेटिव ग्रोथ को ऐसे समझा जाए कि भारत में ड्यूटियां बहुत ज्यादा थी, इम्पोर्ट ड्यूटी। उस समय में नए नए ये पॉलिस्टर और यार्न्स के जमाने आए जी। अमेरिका ने, अगर आपको याद हो, 1970 में जापान ने एक एक्सपो 70 ऑर्गेनाइज किया था और पूरे विश्व से उद्योगपतियों को, व्यापारियों को उसने बुलाया था, एक बड़ा आयोजन किया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद त्रस्त हुआ, बर्बाद हुआ जापान, उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी 1970 में। विश्व के व्यापारिक मानचित्र पर उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, कहा कि देखो हमारे पास तो लीडर्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आप आओ हमारे साथ व्यापार करो। ठीक बात है। लेकिन 70 के बाद के दशकों में हमारे यहाँ जो इम्पोर्ट ड्यूटी अधिक हुई सामानों पे, तो उसका नेगेटिव ग्रोथ हुआ नेपाल पर। नेपाल ने इम्पोर्ट अलाउ किया, नेपाल ने तमाम विश्व से सामान मंगाना शुरू किया और स्मगल होकर वो सामान हमारे भारत में आता था। लेकिन 1992-93 के बाद जब हमारे यहाँ एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन हुआ और हमारी सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी एडॉप्ट की और जैसे जैसे हमारे यहाँ ड्यूटी स्ट्रक्चर कम हुआ, नेपाल का व्यापार घटता चला गया। तो नेपाल का जो व्यापार होना चाहिए था, जो फोकस था, जैसे उनके पास पनबिजली का, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा स्कोप था,
तो उस पर फोकस होना चाहिए था। हमारी उस समय की सरकार ने एक वहाँ पे 10,000 मेगावाट का एक समझौता किया, लेकिन वो भी राजनीतिक दांव पेच में वो फंस गया, जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वहाँ पर टूरिज्म बढ़ाने की बात होनी चाहिए थी। तो इन सब सेक्टर में वहाँ के पॉलिटिकल जो विल था उसने काम नहीं किया, और वो बराबर उसी स्मगलिंग के चक्कर में वहाँ की इकोनॉमी को वो लोग बर्बाद करते रह गए। अब नतीजा क्या हुआ, आज नेपाल नारकोटिक्स का एक हब बन गया। व्यापार नहीं है, खेती कमजोर हो गई। नेपाल में आज आप समझिए कि अगर इंडिया से स्मगल होके अगर खाद नहीं जाए, फर्टिलाइजर नहीं जाती है, तो वहाँ की खेती नहीं हो सकती है। तो एक मिसमैनेज्ड कंट्री की हालत बनने के बाद, और पलायन, भयंकर पलायन, प्रतिदिन 5 से 6 हजार नौजवान, आप सोचिए जिस देश की आबादी 2.5-3 करोड़ हो और प्रतिदिन 5 से 6 हजार लोग वहां से पलायन करते हो, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जो कि हवाई जहाज से जाने वाले लोग जी। और हमारी भारत नेपाल की सीमा खुली हुई है, तो वहां से भारत में कितने आते हैं उसकी गिनती तो मुश्किल है। लेकिन जो हवाई जहाज से विदेशों में, मलेशिया या आप समझिए कि मिडिल ईस्ट, जापान, ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जो हमारे कामगार हैं, नेपाल के जो कामगार हैं, तो उनकी संख्या आज के तारीख में 5 से 6 हजार एवरेज। तो एवरेज अगर आप जोड़ें तो महीने का 1.5 लाख की संख्या जा रही है, तो 18 लाख। अगर सपोज कीजिए कि विगत 5-7 वर्षों से जाइए तो आप समझिए 25-30 लाख लोग जा चुके। आज नेपाल की स्थिति यह है कि नेपाल के गांव में नौजवान नहीं है, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े लोग हैं। तो ये भी नेपाल के लिए खतरनाक है। बड़ी अफसोसजनक नेपाल की अग्रवाल साहब, बड़ी अफसोसजनक स्थिति है ये। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे, दरअसल पहले ही कहा था कि जड़ में क्या है, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन जो अग्रवाल साहब ने बताया है कि इसकी शुरुआत महज ये जो अभी सोशल मीडिया पर बैन लगा, केवल यही इसका कारण नहीं है जो इतनी बड़ी हिंसा हुई है। ये जड़ में क्या है और उसके बैकग्राउंड में क्या है और कितनी सारी चीजें हैं, ये अग्रवाल साहब से बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं अभी रिकॉर्ड जो पिछले कुछ हम चेक कर रहे थे कि पिछले 17 साल में 13 प्रधानमंत्री, इनको मिलाएं तो 14 प्रधानमंत्री। इससे बड़ी बुरी स्थिति क्या हो सकती है जो आप बात कह रहे हैं? जी बिल्कुल जी। तो वो एक वैक्यूम क्रिएटेड था। आप ऐसा समझ के चले कि परिस्थितियां एकदम प्रतिकूल थी, जनता कुलबुलाहट में थी। तो एक सुदून गुरुंग ने 2015 में जब वहां भूकंप आया, देखिए जो जियो पॉलिटिक्स होती है ना, तो वो लोग अपनी तैयारी शुरू से करते हैं। तो उसने देखा कि सुदून गुरुंग उसने बड़ी हेल्प की लोगों की, छोटे मोटे चंदे लिए और भूकंप के समय में उसने काम किया लोगों के बीच में। धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ती चली गई। ख्याति बढ़ती है तो आदमी देखता है, जैसे अब कोई अमेरिकन एजेंसी है, अमेरिकन एजेंसी ने उसको ऑप्ट किया, उसके साथ मिलके काम करना शुरू किया। तो ये जितनी भी विदेशी एजेंसियां, चाहे वो भारत में काम करती हो या नेपाल में काम करती हो या बांग्लादेश में काम करती, तो पहले तो वो गुड कॉज के लिए लोगों को वो अपने फेवर में कर लेती कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर सामाजिक रिवॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद करेंगे, मरीजों की मदद करेंगे। जब समय आता है तो उसका वो मिसयूज शुरू करती है। आप ही को आपके देश के विरुद्ध जो है, आपकी सरकार के विरुद्ध वो तैयार करते हैं। हाँ, क्योंकि उनका मकसद वो नहीं होता है ना, वो तो महज दिखाने के लिए होता है। ये होता है कि आप उसके लिए काम करने के लिए मानसिक तौर पर आप तैयार हो जाएं, आपकी मानसिक गुलामी वो तैयार कर लेते हैं कि आप मानसिक रूप से गुलाम हो जाएं। इस मौके का फायदा कैसे मिला, अब देखिए। अब जैसे ही नेपाल सरकार ने एक वो रजिस्ट्रेशन का उनका प्रोसेस था कि जितने भी ऐप्स हैं, तो चाइनीज जितने भी ऐप्स थे, जैसे भाइबर वगैरह हैं, टिकटॉक हैं, तो वो तो उन लोगों ने तो अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह टाइम पे करा लिए, लेकिन अमेरिकन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो बहाना वो बना। लेकिन जनता तो ये नहीं जानती कि भाई फेसबुक चलाने के लिए और व्हाट्सएप चलाने के लिए सरकार में भी किसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जब चाहे सरकार बंद कर दे। तो जनता ने तो ये देखा कि इन्होंने व्हाट्सएप वगैरह सब बंद कर दिया। तो जैसे अभी हाइब्रिड कार आई है, हाइब्रिड कार में क्या है कि स्टार्ट होता है वो पेट्रोल से, फिर चला जाता है बैटरी पर। तो उसी प्रकार ये सुदून गुरुंग के जो इनका जेन जेड ग्रुप बनाया, जो मेरो नेपाल या हमरो नेपाल नाम से उनकी संस्था थी,
उसमें मेरी सूचना के अनुसार से 20 करोड़ रुपए की फंडिंग कोको कोला ने उसमें की। अब कोको कोला की फंडिंग कैसे होती है, वो नेपाल कैसे आ गया, तो उसकी जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जो डायरेक्टर है वो है देवयानी जी। अब देवयानी कौन है, तो देवयानी वही हैं जो राजकुमार जिन प्रिंस दीपेंद्र की हत्या हुई, तो देवयानी उनकी लवर थी, उनकी प्रेमिका थी, तो उसको यूज किया अमेरिका ने, 20 करोड़ की फंडिंग कराई। और वो बच्चों का जो आंदोलन था, बड़े बच्चे ही थे उसमें सारे, सब आप ये समझिए, ये जेन जेड जो बनाया इन्होंने, जेन जेड का मतलब ये हुआ कि 14-15 साल की उम्र से लेके 25-26 साल 27 साल के जो बच्चे थे। बिल्कुल। आप सोचिए कि 2 लाख बच्चों को ऑनलाइन रख के उनको पोस्टर दिखाए गए ऑनलाइन कि नेताओं के बच्चे कैसे महंगी गाड़ियों पर, महंगे कपड़े, विदेश में कैसे लाइफ वो बिता रहे हैं। तो 4 से 5 दिन में उन्होंने उनको तैयार किया। तो ये पूरी प्रिपरेशन थी, ऐसा नहीं? प्रिपरेशन किया इन्होंने जी, प्रिपरेशन करके, एक साजिश। साजिश के तहत। और नेपाल के लिए भला है, मैं इसको नेपाल के लिए खराब नहीं मानता मैं, क्योंकि नेपाल की जनता एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए था, उन्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। तो उन्होंने वो जुलूस निकाला, पर ये अपने ही संसद भवन को, अपनी ही नहीं, इमारतों को जला देना, जलाने वाले दूसरे लोग हैं। अब सोचिए, अब इसमें कहाँ किसका twist भला है। होता है? नहीं, इसमें ट्विस्ट आया ना, हम्म। बच्चों को रोड पर लाया गया, उन्होंने, अब देखिए उनके प्ले कार्ड यदि आप देखेंगे तो प्ले कार्ड में आप देखिए क्या है, कहीं पर भी एप्स की बात नहीं है। प्ले कार्ड में कहीं भी एप्स चालू करो की मांग नहीं है, वहां पे भ्रष्टाचार आ गया। जुलूस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की, बड़े अच्छे से आंदोलन चल रहा था। लेकिन ओली जी के टीम में एक ऐसा बंदा था जो उनका एडवाइजर था, उसने ब्रुचुअलिटी का आदेश दिलवाया। आप सोचिए, अगर उतनी ब्रुचुअलिटी न होती, उस तरह से फायरिंग नहीं होती। आप देखिए, आपके क्लिप्स जितने आ रहे हैं, पर उस दौर में मॉब, उस टाइम में मॉब को कंट्रोल करना और क्या, तो मॉब तो बहुत शांत थी भाई, मैं कहां कह रहा हूं। मॉब तो डिमांड कर रही थी, वहां फायरिंग की कोई जरूरत नहीं थी। आप देखिए कि किस तरह से हुआ, एक एम्बुलेंस जा रही है, लोगों ने रोका कि आप मरीज को ले जाना है, और उसने फायरिंग कर दी। एक बच्चा स्कूल बैग लिए हुए है, 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा है, वो अपने घर जा रहा है, उसको मार दिया आपने, सिर पे गोली मारी। ये कहीं होता है क्या? अंग्रेजों का भी आंदोलन हमारे लोगों ने देखा है यहाँ पर, तो उसकी भी एक सीमा है, उसके भी एक ऑर्डर्स हैं कि किस ऑर्डर्स में फायरिंग करनी है। तो ये तो कोई तीसरी एजेंसी थी जो इन्वॉल्व हुई। उस एजेंसी को मैं अपने आकलन के हिसाब से, उसको साइनो इस्लामिक एक गठबंधन है वहाँ पे, जो कि पहले से काम कर रहा है नेपाल को डिस्टेबलाइज करना और नेपाल में डेमोग्राफी को चेंज कराना। और उसी साइनो इस्लामिक गठबंधन का एक बंदा है जिसका नाम मैंने ऑक्टोपस रखा है। नाम मेरे को भी नहीं मालूम है, क्योंकि वो बड़ा तेज और शातिर है, और उसके 8 पैर हैं, 8 दिमाग हैं। और वो हमारी एम्बेसी में भी उसकी पहुंच है, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में भी है, और अपने मुआफी जो अपना काम करता है। एंड आई सैल्यूट हिम, एंड आई सैल्यूट हिज आइडियाज एंड हिज ब्रेन। और उसने उस दिन वो काम करवाया, और आप सोचिए कि वो फायरिंग हो गई। लेकिन अगर आप देखें फायरिंग के बाद जो दूसरे दिन जो कहानी बनी, उसमें कहाँ वो बच्चे थे? कोई बच्चे नहीं थे, वो बच्चे साइड हो गए। उसमें मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स लुटेरे आ गए, पॉलिटिकल लोग के लोग आ गए, जिनको खतरा था उन्हीं के लोगों ने लूटा, उन्हीं के लोगों ने पीटा। तो ये ट्विस्ट हो गया। बहुत आसानी से इसको समझ लेना कि बच्चों ने लूट लिया, बच्चों ने इंस्टीट्यूशन जला दिए, बच्चों ने वहां के सुप्रीम कोर्ट जला दिए, वहां के सिंह दरबार को जला दिए। बच्चों ने नहीं जलाया। उसकी तो अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी से उसकी जांच करवाई जाए और फोटोग्राफ्स को लेके अगर उसको विवेचना की जाए, तो उसमें कहीं जेन जेड के लोग बच्चे नहीं दिखाई देंगे। तो आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश थी जी। लेकिन इसकी मंशा केवल क्या जो वहां के लोग हैं उनको न्याय दिलाना, या सरकार को बदलना, या नेपाल को जलाना? अब है कि नेपाल एक नई व्यवस्था के अंतर्गत आ गया। अब आप सोचिए,
तो इस नई व्यवस्था से कुछ इसमें उम्मीद अब देख रहे हैं? नहीं, अब सुशीला कार्की जी का नाम का चयन परसों होता है। उसमें भी बहुत से यस नो चलता रहा। उन्होंने स्वीकार किया, बाद में मैसेज आया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रपति जी जो हैं वो तैयार नहीं थे संसद को भंग करने के लिए। तो अब तो सेना के कमान में था सारा खेल, सेना ही उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हो, उन्हीं की देखरेख में है, वो सुरक्षित है मान लीजिए। तो अब नेपाल एक नई व्यवस्था की तरफ जा रहा है। अब रही बात की उसमें स्टेक होल्डर बहुत हैं वहाँ, हम भी एक स्टेक होल्डर हैं, चाइना है एक स्टेक होल्डर, यूरोपीय यूनियन है, इस्लामिक फोर्सेज हैं, अमेरिका का जिक्र किया है आपने। अमेरिका तो है ही जो अभी सामने दिख रहा है। तो अब नेपाल के लोगों को ये डिसाइड करना होगा, और खास करके हमारी सरकार को अपनी थोड़ी सी नीतियों में बदलाव लाना होगा। और 2 करोड़ आज की तारीख में वहाँ जनता है, 1 करोड़ तो बाहर चली गई और 1 करोड़ से अधिक ही चली गई। तो मेरा ये मानना है कि हम 130, 35, 40 करोड़ हैं, तो हमारी सरकार को 142 करोड़ मान लेना चाहिए। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे देवता सब एक है, हमारा उनके बिना काम नहीं चलने तो वाला। नेपाल को जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो विचार है, जो बात जो चल रही है, और कहीं वहाँ की एक जनता के एक धड़े में भी इस तरह का एक आइडियोलॉजी कहिए उनकी है। आपको ध्यान में होगा पीछे में राजा के पक्ष में एक आंदोलन खड़ा हुआ था जी, लोगों का समर्थन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिला? लीडरशिप नहीं थी। जनता लीडरशिप को खोजती है, तो लीडरशिप साफ सुथरी नहीं थी तो पिट गया उनका। अब रही कि अब सेरेमोनियल मोनार्की की बात लोग सोच रहे हैं कि सेरेमोनियल मोनार्की हो। एक तरफ एक सवाल आ रहा है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि नेपाल को अगर बचाना है तो पूर्व के जितने राजनेता हैं, नेपाल की सरकार उन पर जांच बैठाकर उनके भ्रष्टाचार के आरोपों को सिद्ध करके उनको बिहाइंड द बार्स करे। एक नई व्यवस्था तैयार करने के लिए एक साफ सुथरे छवि के आदमी को आगे लाना चाहिए और हमें उसको सहयोग करना चाहिए। हमें वहाँ आम जनता में भारत सरकार को ये करना चाहिए कि वहाँ की आम जनता के सुख दुख के लिए, उनकी भूख लगी है तो उनको अनाज दे, उनको बीमारियां हुई तो उसके इलाज में हम खड़े हो, और उसका एक गुड गेस्चर तैयार करें आने वाले 6 महीने साल भर में, ठीक है। क्योंकि वहाँ भूखमरी है, वहाँ खाने के लिए नहीं है पैसा। आज आप एक बिस्किट की पैकेट यहाँ जो 30 रुपए में खरीदते हैं वहाँ 60 रुपए देना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें वहां पे, क्योंकि उस देश को संभालने के लिए कोई अमेरिका आके और चाइना आके उनको नहीं मदद कर सकता, वो गलतफहमी में जी रहे हैं नेपाल के। तो हमें एक गुड गेस्चर में उनके खाने पीने, उनके जीवन कैसे उनका अच्छा बने, अभी जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हम करें, वहां पर उनका कंस्ट्रक्शन का काम करवा दें। तो अपने फेवर में माहौल बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि वहां जो इस्लामिक फोर्सेज हैं नेपाल को चिकन नेक के माध्यम से काटकर बांग्लादेश से मिलाने की तैयारी में। बड़ी चीज कही है आपने, ये बात समझिएगा। तो हमारे लिए नेपाल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, नेपाल को संभालना पड़ेगा। अगर हमने नहीं संभाला तो हम एक दूसरे विभाजन की तरफ देख रहे हैं, हम इस देश को, अपने देश को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्या इतनी बड़ी चीजें हैं जो हमारे पड़ोस में होती रही है और कूटनीतिक तौर से भी हमारे लिए जरूरी है, पड़ोसी होने के नाते भी जरूरी है, तो क्या आपके सवाल को मैं समझ गया जी, इतनी संवेदनशील नहीं है या इतनी समझ से इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? देखिए साहब, अगर यही चीजें समय पे अगर संभाल दी जाती, 10, 20, 25 भ्रष्टाचारियों को उठा के कोई भी सरकार उसने अगर बंद कर दिया रहता तो जनता में एक मैसेज जाता ना। चमड़ी तो जल गई, एक बर्नौल का तो काम करता। बिल्कुल ठीक तो बात। वो भी काम नहीं किया हमने, उन लोगों ने तो नहीं की। और जब जनता जग जाती है तो वहां सरकार गौण हो जाती है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। 2005 में अंग्रेजों ने लाहौर की तरफ से बहुत से मुस्लिम लोगों को ले जाके ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बसाया था, जो आज बांग्लादेश। उस समय में वो प्रक्रिया चालू की थी और जनता का उस समय विरोध हुआ था, और समय पे जनता का विरोध हुआ तो वो प्रक्रिया रुक गई 2005 में, 1905 में।
लेकिन वही जनता 1947 में देश बटा तो सब चुपचाप थे, बटने दिए। 1905 में अंग्रेजों ने एक बड़ी आबादी इस्लामिक लोगों को लाके बसाने का काम किया बंगाल के तरफ में, तो उसका नतीजा देखा 1947 में देश बटा। पूर्वी पाकिस्तान की क्या जरूरत थी, आप हमें बताइए। पूर्वी पाकिस्तान का सवाल, बहुत बड़ा पूर्वी पाकिस्तान का हाल के पाकिस्तान से क्या जुड़ाव था बताइए। न जमीन से जो केवल समुद्री जुड़ाव था, और 71 में बांग्लादेश क्यों बना। तो अंग्रेजों की चाल थी कि 1905 में वो एक बड़ी आबादी को वहां उन्होंने शिफ्ट किया। आज बहुत बड़ी आबादी नेपाल में शिफ्ट की जा रही है, वहां डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। तो उसका नतीजा हम यूके में देख रहे हैं ना, फ्रांस में देखा आपने अभी हाल में। बिल्कुल। तो हमको तो बचना है ना, कि वो होने देना है। लेकिन जिस दिन वहां डेमोग्राफी आ जाएगी, जिस दिन वो सड़क पे आ जाएंगे, तो वहां सरकार काम नहीं करेगी, सरकार तो मौन हो जाएगी। क्या किया सरकार ने आज, वहां आबादी जब सड़क पे आ गई तो नेपाल की सरकार चली गई। तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को इन सब चीजों पर नजर रखनी होगी, और इसके लिए समय पे अगर काम नहीं करेंगे तो समय बीत जाने पे आप करके क्या करेंगे। बिल्कुल मुश्किल होना तय है फिर हमारे लिए भी और पड़ोसी के लिए भी। लेकिन जिस तरह से आपने सरकारों का जिक्र किया, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो रही हैं ज़्यादातर पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, तो इनके फेलियर की वजह क्या मानते हैं, और ये क्यों नहीं जनता की जो उम्मीदें थी उन पर खरा नहीं उतरी। भाई सब लूटने में लग गए ना। और इन्होंने तो अपना एक डिजाइन मॉड्यूल तैयार कर लिया। कैसा मॉड्यूल? वो मॉड्यूल था बांटो खाओ मौज करो, कुछ दिन तुम रहो, कुछ दिन हम रहेंगे, कुछ दिन वो रहेगा। और नेपाल की जनता नेपाली कांग्रेस का वजूद कम्युनिस्टों के खिलाफ था। वही सरकार में रह के अगर सरकार चला रहा है तो आप क्या समझ रहे हैं इसको। तो ये तो नेपाल की जनता के साथ धोखा हुआ, धोखा है। तो उसी का तो फल अभी देखा लोगों ने। अब सवाल ये है सर कि आपने बहुत जमीनी तौर पे नेपाल को समझा भी है और जाना भी है, वहाँ की समस्याओं को आप बखूबी समझते हैं, चाहे वो पलायन की समस्या है जिसका आपने जिक्र किया, जिस तरह से ये बांटो खाओ की ये जो करप्शन जो मेन है, और वहाँ के युवाओं की अनदेखी, उनको पलायन करना पड़ रहा है। अब समाधान क्या? समाधान तो अभी तो बहुत से खतरे सामने दिखाई दे रहे हैं। जिनके स्टेक होल्डर्स हैं वो चुपचाप बैठेंगे क्या। आपने अभी इमरजेंसी लगा के और आर्मी के बल पे आप सरकार चलाने की सोच रहे हैं। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, अब डिपेंड करता है कि वहां की जनता, अब रिवॉल्यू एक तो वहां पे जुलूस वगैरह निकलेंगे, विरोध होगा। किनका विरोध होगा? जो स्टेक होल्डर्स थे, जो सरकार में थे, उनके राजनीतिक दल बने हुए हैं, वो 1 मिनट में कैसे शांत हो जाएंगे। अब तो हमें ये देखना होगा कि वहां की जनता उनको कितना सपोर्ट करती। कोई भी राजनीतिक दल जनता के सपोर्ट के बिना तो खड़ा नहीं हो सकता। उनके अपने डिवोटेड कार्यकर्ता, खरीदे हुए कार्यकर्ता की एक लिमिटेड संख्या होती है। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर ढंग से परफॉर्म करे, सबसे पड़ोसी राष्ट्र हमारा भारत है, वो भारत की सरकार को सम्मान दे, वहां की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार से वो अनुनय विनय करे, डिमांड करे, भारत सरकार देगी। तो उसके लिए आप आंख भी दिखाएंगे और डिमांड भी करेंगे तो संभव नहीं है ना। बिल्कुल ठीक। तो नेपाल की सरकार को, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को भारत को फेवर में रख के, अब चीन से तो चावल नहीं आएगा वहां। अगर उनको चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, तो चीन से तो आना नहीं है। कोई अमेरिका लाके थोड़े ना दे देगा वहां। तो उनका पड़ोसी सबसे मजबूत अगर उनके काम आने वाला है, रात को दुख सुख में काम आने वाला है, तो भारत है। तो भारत के साथ उनके अच्छे संबंध बने, हम लोग यही बाबा पशुपतिनाथ से चाहेंगे। और भारत सरकार को भगवान पशुपतिनाथ बुद्धि दे कि उनकी हर जरूरत में वो एक पैर पर खड़े रहे, क्योंकि भारत की 130 करोड़ की आबादी के सामने 2 करोड़ और जुड़ जाए तो भारत सरकार को क्या फर्क पड़ना है जी। तो मेरा ये मानना है जी। तो ऐसी परिस्थितियां बने, उनको परफॉर्म किया जाए, त्वरित गति से वहां पर काम हो, जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं वो इफेक्टिव हो, नेपाल सरकार की कमाई शुरू हो जाए। वहां पे जो जितने भी टूरिस्ट पॉइंट हैं, एक से एक ऐसे टूरिस्ट पॉइंट है जहाँ के लोगों को लाके वहां पैसा बनाया जा सकता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ सकती है, उस पर काम हो।
साल 6 महीना में कुछ काम दिखने लगे, जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि ये सरकार अच्छी चल रही है, नेपाल की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो ये कदाचारी भ्रष्टाचारी थे उनके ऊपर मुकदमा चलाए, उनको बिहाइंड द बार करे, त्वरित गति से उस पर एक्शन हो, और नेपाल की जो आत्मा है हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र के लिए वो काम करे, संविधान में संशोधन करे। अब वो तो टेक्निकल बातें हैं, वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसकी अगर व्यवस्था होती है तो मैं समझता हूँ कि नेपाल फिर स्वर्ग बन सकता है, हमारे उसके संबंध अच्छे हो सकते हैं, और निश्चित रूप से परिणाम अच्छे होंगे। हमारी सेफ्टी के लिए भी अच्छी बात होगी कि भविष्य में जो इन दुष्टों का जो एक की मंशा है, उस मंशा से हम बच पाएंगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा पड़ोसी भी सुरक्षित रहेगा। यही मेरी कामना है। बहुत अच्छी बात कही है, नेपाल लीडरशिप के लिए भी और हमारे देश का एक पड़ोसी होने के नाते, और क्या कुछ हमारे देश की तरफ से होना चाहिए। एक और बात, जिस तरह से ये जो बदलाव लाया है और जिस तरह से सरकार बदली है और बहुत सारे चीजें, इसकी वजह से आए कि जेन जेड सड़कों पर उतरा। क्या मैसेज उनके लिए, खासकर जो वहाँ की युवा पीढ़ी है नेपाल की, क्या ये महज ये एक तरीका जिस तरह से दिखा, इसके अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है? मैं वहाँ के युवाओं से आह्वान करूंगा कि आदमी खराब नहीं होता है, ये सत्ता की कुर्सी आदमी को खराब करती है, ठीक है। तो आप अपना प्रतिनिधित्व सरकार में बढ़ाइए, साफ सुथरे लोग सरकार में आवें और ढंग से सरकार चलावें, तो नेपाल का भी भला होगा, पड़ोसियों का भी भला होगा, वहाँ की जनता का भी भला होगा। अपॉर्चुनिटी बहुत है नेपाल में, ऐसा ना सोचें कि वो लैंडलॉक है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहाँ प्रगति नहीं हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, माइनिंग बहुत है आपके पास, जल स्रोत बहुत अधिक है आपके पास, टूरिज्म का स्विट्जरलैंड से अच्छे लैंडस्केप्स और स्पॉट्स आपके पास हैं जहाँ की विश्व के लोगों को आप ला सकते हैं, उसको आप एजुकेशन का हब बना सकते हैं, गांव विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ की ब्रांचेज वहाँ ला सकते हैं, सीबीएसई ग्रेड की, आईसीएसई हमारे जो इंडिया के बोर्ड्स हैं उसके अच्छे अच्छे स्कूलों को ला के वहाँ बसाइए, बच्चों को पढ़ाइए। ये विचार कीजिए कि हमारी जनता की पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े, अधिक से अधिक लोग नेपाल भ्रमण में कैसे आवें, जिससे कि सबको रोजगार रोटी मिले। अब ये विचार मत कीजिए कि स्मगलिंग बेस पर ही हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वो विचार न करते हुए और नशा मुक्त समाज बनाने में आप काम कीजिए। आपका देश नेपाल आज के तारीख में गांजा और चरस की बड़ी खेती में इन्वॉल्व हो गया है, वैसे नशे के व्यापार से हमारा देश मुक्त हो, मैं आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट से, सुशीला कार्की जी की गवर्नमेंट से और जेनजेड के बच्चों से मैं कहूँगा कि अगर संस्कार बच गया तो देश बच जाएगा। यही मेरी आकांक्षा है आपसे, और आप इस तरफ काम कीजिए, आपको मौका मिला है, ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है। बहुत बढ़िया अग्रवाल साहब, इससे बेहतर सलाह मशवरा कुछ हो नहीं सकता कि जो जनरेशन, जो युवा पीढ़ी नेपाल को बदलना चाह रही है, सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि जो ये अपने यहाँ अवसर हैं, मौके हैं और जो इमेज है उस पर ध्यान दें। ये बड़ी बात कही है आपने कि नशे की तरफ जो युवा पीढ़ी है या जिस तरह से वहाँ काम कर रही है, उसके लिहाज से ज़रूरी ये है कि अपने को पॉजिटिव दिशा में लगाएं, और ख़ासकर उम्मीद यही है कि जो नेतृत्व होगा वो निश्चित रूप से नेपाल के हित में फैसले लेगा। और एक ऐसी, अग्रवाल साहब ने ये भी बात बहुत अच्छी कही कि युवा पीढ़ी जो आप सड़कों पे उतर के सरकार को बदल सकते हैं, वो बेहतर लोगों को मौका भी दे सकते हैं, जो अच्छे लोगों को मौका दे सकते हैं, एक अच्छी लीडरशिप दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हाँ, बहुत नमस्कार। अच्छे से आपने जी इतनी बेहतर तस्वीर कोई नहीं दिखा सकता कि जिस तरह से नेपाल के रिश्ते को और नेपाल के भीतर की जो जमीनी सच्चाई है वो आपने हमारे दर्शकों को बताई। बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।